नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, यानी अर्थ क्या होता है, डेमोक्रेसी का डिफिनीशंस क्या होते हैं, उसके परिभाषा क्या होते हैं, और आगे देखेंगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, यानी विशेषताएं क्या हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं, मेरिट्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी के मीनिंग क्या होता है। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया से बना है, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, रूल, यानी रूल बाय पीपल, लोगों के द्वारा शासन, यानी डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल। ठीक है, लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इज द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव, रूलर का चुनाव जो है, जो हेड ऑफ स्टेट है, उसका चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा, शासक का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। रूलर्स जो होते हैं उसका चुनाव लोगों के द्वारा होता है। ठीक है, और डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इंश्योर कि वी गवर्नड बाय द गवर्नमेंट वी डिजर्व। डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन का रूप है जो यह सुनिश्चित करता है कि लोग जैसा सरकार चाहते हैं वही सरकार उन पर शासन करे। लोग, डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन का रूप है कि जैसा लोग चाहते हैं, ठीक है, वैसा ही सरकार उन पर शासन करे। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं। बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या हैं। आइए देखते हैं। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। डेमोक्रेसी में मेजर जो डिसीजन हैं, बड़े निर्णय जो होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, चाहे नॉर्थ कोरिया हो गया, तो नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप रन कर रहा है और सऊदी अरबिया में मोनार्की रन कर रहा है। तो वहाँ जो निर्णय लेते हैं हेड ऑफ स्टेट, चाहे वहाँ का किंग हो गया सऊदी अरबिया का, चाहे नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट हो गया, तो वो जो दोनों लीडर्स हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि नहीं है। वो जो निर्णय लेते हैं, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी कानून बनाते हैं, वो ये सोच कर नहीं बनाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या नहीं, लोग हमको ये इस नीति से खुश हैं रहेंगे या इस कानून से खुश रहेंगे कि नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि जो निर्णय लिए जाते हैं लोगों के केंद्र में, पीपल्स को केंद्र में रखकर निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि ही कोई नीति का निर्माण करते हैं या कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम लोग पहला देख लिए। सेकेंड, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत जैसे डेमोक्रेसी में कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। वहीं हम लोग देखते हैं कि अपना एक नेबर्स है, पड़ोसी है चाइना, वहाँ चुनाव में, हेड ऑफ स्टेट के चुनाव में या चाहे हेड ऑफ गवर्नमेंट के चुनाव में, वहाँ पर एक ही पार्टी पार्टिसिपेट करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, और यहाँ पर तो बहुत सारे पार्टियां कंपटीशन में भाग लेती है, जैसे हो गया कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, बीएसपी हो गया, एसपी हो गया, मतलब कि मेजर, टीएमसी हो गया, डीएमके हो गया, एआईडीएमके हो गया, बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, और ये स्वतंत्र हैं। और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, लेकिन यही हम चाइना में हम बात करें तो वहां पर एक ही पार्टी चुनाव में भाग लेती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो चुनाव में भाग लेती है, वहां का जो कम्युनिस्ट पार्टी वही तय करती है कि कौन उम्मीदवार को मंजूरी दिया जाए, कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, कौन उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति
एक साधारण व्यक्ति मेरे जैसे, चाहे कोई किसी भी व्यक्ति वो चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वो अगर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है तो 25 ईयर्स होने चाहिए, ठीक है, या लेजिस्लेटिव का चुनाव भी लड़ रहा है तो 25 ईयर होना चाहिए, लेजिस्लेटिव सॉरी स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ रहा है तो समझ गए कि क्या डिफरेंसेस है। अब हम लोग देखेंगे कि 1 पर्सन 1 वोट 1 बैलेट। हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में सभी को समान मत देने का अधिकार है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक मत दे सकता है, या पुरुष हो या महिला हो। लेकिन हम लोग बहुत सारे अभी कंट्री में देखते हैं, जैसे सऊदी अरबिया में हो गया, वहाँ पर तो डेमोक्रेसी है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चुनाव जरूर होते हैं वहाँ पर, ठीक है, किंग का नहीं, उससे नीचे जो भी मिनिस्टर्स होते हैं और अब बाकी चीज का चुनाव होता है, तो वहाँ पर महिलाओं को 2015 तक राइट नहीं था वोटिंग का। 2015 तक महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। अभी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री हैं, वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब यही होता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। एक उम्र के मतलब यहाँ पर इंडिया में है ना कि 21 वर्ष 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति या महिला हो या पुरुष कोई भी वोट दे सकता है। लेकिन बहुत सारे कंट्री में अभी भी है, अभी भी नहीं है वो, जहाँ डेमोक्रेसी अभी रन कर रहा है, जैसे कि मैक्सिको में कुछ साल पहले तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। चाहे हम लोग बात करते हैं फिजी में भी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। तो ये होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है कानून के अंदर में रहती है, संविधान के अंदर में रहती है। लेकिन यही हम लोग बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, जैसे हम लोग चाइना के भी ले लिए, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ही है एक तरफ से। और दूसरी बात क्यों बोले कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि एक पार्टी का रूल है वहाँ पर। डेमोक्रेसी वहाँ पर होता है ना कि सबको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार हो, लेकिन वहाँ पर तो है नहीं। जो कम्युनिस्ट पार्टी चाहेगी चाइना के, वही उम्मीदवार चुनाव में भाग ले सकता है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी अगर नहीं चाहेगी कि ये व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बन सकता है, तो व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इंडिया में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष, अगर वो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो 25 वर्ष होना चाहिए, बाकी वो चुनाव लड़ सकता है, भाग ले सकता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का चुनाव अगर आप 21 वर्ष उम्र पूरा कर लेते हैं तो आप चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन यहीं हम नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरबिया, चाहे चाइना में अब भाग नहीं ले सकते, स्वतंत्र नहीं है आप इलेक्शन में भाग लेने के लिए, ठीक है। और अब हम लोग बात करें रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। हम लोग ये बात कर लिए हैं कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो एक संविधान के अंदर में काम करती है, रूल्स के अंदर में काम करती है। ये नहीं, इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव होती है, वो संविधान के अंदर दायरे में ही कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका, जो मतलब कि संविधान के अंदर में ही कोई निर्णय लेता है। और एक होती है इंस्टीट्यूशन जुडिशरी, जो संविधान के एक तरह से संरक्षक है कि क्या लेजिस्लेटिव क्या एग्जीक्यूटिव जो निर्णय ले रही है वो संविधान के दायरे में है कि नहीं, ठीक है। तो एक दूसरे पर अंकुश लगाने के लिए भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेमोक्रेसी में। और रिस्पेक्ट फॉर राइट, डेमोक्रेसी में राइट्स को सम्मान दिया जाता है, यानी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिखने का बोलने का आज़ादी होता है। यही आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में देखोगे, जैसे चाइना में या नॉर्थ कोरिया में या सऊदी अरबिया में, आप अपने मर्जी से कुछ भी रूलर्स के प्रति लिख नहीं सकते हो। यहाँ पर इंडिया में क्या है कि आप अपने हेड ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे मुख्यमंत्री है या कोई भी मिनिस्टर, किसी को मतलब सरकार की नीतियों का भी आलोचना कर सकता है। व्यक्ति यहाँ पर सरकार की नीतियों का आलोचना कर सकते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर का भी आलोचना करते हैं लोग, मुख्यमंत्री का भी आलोचना करते हैं, ठीक है। और यही आप नॉर्थ कोरिया में आप जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, वहाँ पर
तो आप उसका वहाँ पर आलोचना नहीं कर सकते हैं। अगर आप आलोचना करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मीडिया वहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पर मीडिया स्वतंत्र है, फ्रीडम है। मीडिया देखते हैं कि एक तो सीमा से ज़्यादा आगे बढ़ के बात करती है, तो ये सब डेमोक्रेसी में ही संभव है। अब हम लोग बात करेंगे आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के पक्ष में बात करेंगे। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, यानी ज़्यादा उसके पास जवाबदेही होता है। अगर तुलना किया जाए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के पास, तो उन लोगों के पास उतना अकाउंटेबल नहीं होते हैं अपने लोगों के प्रति। जैसे हम लोग चाइना का बात कर लें, या नॉर्थ कोरिया का बात करें, या सऊदी अरबिया का बात कर लें, क्योंकि वो लोगों द्वारा चुने गए नहीं होते हैं। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं। हम लोग कैसे बात कर रहे हैं कि अकाउंटेबल ये ज़्यादा होते हैं इन लोगों के पास। हम लोग देखते हैं कि चुनाव से पहले, या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव से पहले, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, घोषणा पत्र जारी करती है। उसमें लोगों से वादा करती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, चाहे हमारी सरकार बनती है, तो जो भी मैं घोषणा किया हूँ वो पूरा करूँगा। अगर वो चुनाव जीतने के बाद पूरा नहीं करती है और नेक्स्ट चुनाव में जब पार्टिसिपेट करती है, तो लोग के दिलो दिमाग में ये बात रहता है कि ये जो गवर्नमेंट पिछले बार बनी थी, इनकी सरकार, इस पॉलिटिकल पार्टी की, वो सारी वादा पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो इसे भी पॉलिटिकल पार्टियों में एक ये रहता है, डर रहता है कि अगर हम वादा पूरा नहीं किए तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग हमको हरा देंगे। ठीक, मतलब अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी तय होती है। डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वो चुन के पार्लियामेंट में जाते हैं। तो वो जब भी कोई भी पॉलिसी बनता है, कोई भी लॉ बनता है, कानून बनता है, तो वो बहस पर आधारित होता है। उसमें डिबेट्स होते हैं कि इस कानून या पॉलिसी में क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, उसको सार्वजनिक मंच पर साझा भी किया जाता है। हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट का सेशन चलता है, तो उसमें सरकार के जो मेंबर्स, पार्लियामेंट है, सॉरी, सरकार के जो सपोर्ट करने वाले मेंबर्स हैं और जो विपक्ष में मेंबर्स हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं उन लोग का बहस, कानून के क्या कमियां हैं, क्या इसका अच्छा पक्ष है, वो दोनों सामने उजागर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं स्क्रूटनी के पास भेजा जाता है, कमेटी के पास भेजा जाता है, और जांच होता है कि जो सरकार कानून बना रही है, जो पॉलिसी ला रही है, वो क्या देश हित में है, जनता के हित में है कि नहीं। तो इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में और क्वालिटी बढ़ जाता है, ठीक, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। ये डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स नागरिक के सम्मान को बढ़ाता है। कैसे सम्मान को बढ़ाता है? हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, या कोई भी राज्य का हो, या छत्तीसगढ़ का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे साउथ इंडियन हो, तमिलनाडु का, आंध्रा को, केरला को, कर्नाटक का, कोई भी पार्टिसिपेट करता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है, महिलाओं हो या पुरुष, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? इट अलाउ द करेक्ट आवर मिस्टेक। ये अपने गलती सुधारने का ही मौका देता है। कैसे गलती सुधारने का मौका देता है? अगर इन केस अगर लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के उसके लालच में आ गए कि ये पॉलिटिकल पार्टी इतना वादा कर रही है, लोगों को रोजगार देने की वादा कर रही है, ठीक है, महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात कर रही है, अगर वो सरकार वो वादा पूरा नहीं करती है तो लोगों को लगता है कि हमसे मिस्टेक हो गया, चुनाव वोट डालने में गलती हो गई, तो नेक्स्ट टाइम 5 साल के बाद फिर वो अपना गलती सुधारने का उनके पास मौका रहेगा कि हम जो कर रहे हैं अब सोच समझ के निर्णय लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक करेक्शन का मौका देता है लोगों को। ठीक है, करेक्ट्स आवर मिस्टेक। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो हम लोग बात किए कि पॉलिटिकल इक्वालिटी एक तरह से डिग्निटी ऑफ सिटीजन में ही बात कर ली कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट करता है, या गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, इसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है। हालांकि ठीक,
डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड ऑफ डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी में जो सरकार रन करती है, वो कोई सरकार में जो व्यक्ति होता है वो परमानेंट नहीं होता है। कभी वो व्यक्ति साउथ इंडियन का भी होता है, जैसे कि नरसिम्हा राव साहब आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, अच्छा एच डी देवेगौड़ा कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं। और हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ इंडिया से, तो वो भी, या उत्तर पश्चिम बोल लीजिए उसको, वो वहाँ से भी प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे यूपी से बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि डेमोक्रेसी में किसी के लिए अस्थायी नहीं हो जाता है, सबको मौका मिलता है। ठीक है, हमेशा एक ही व्यक्ति नहीं जीत सकता है, वो उसके पराजय भी होगी, जो पराजय होता है वो एक दिन जीत भी सकता है। तो डेमोक्रेसी ये डील करने का मौका देता है डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से, क्योंकि हर जाति, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग इंडिया में निवास करते हैं, तो उनके सबकी अलग हित हो सकता है, कुछ के अलग अपना हित नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की बात कर लें। अब हम लोग बात करेंगे अगेंस्ट में, बात करेंगे विपक्ष में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग डेमोक्रेसी के विपक्ष में बात करेंगे, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इनस्टेबिलिटी को जन्म देती है। कैसे? हम लोग देखते हैं कि गठबंधन की सरकार होती है, उसमें जो सरकारें बनती है वो एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थन से ही बनती है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेता है तो वो सरकारें गिर जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट बिना कार्यकाल पूरा किए ही गिर गई। इससे क्या होगा? कोई लोगों को फिर से मत देना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी को फिर से चुनाव में भाग लेना होगा। तीसरी बात कि एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा बढ़ जाएंगे। ठीक है, नीति निर्माण में देरी होंगे, इनस्टेबिलिटी। ठीक है, सेकंड, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, अच्छा डेमोक्रेसी में जो चुनाव होते हैं, एक केवल राजनीतिक कंपटीशन होता है, इसमें मोरालिटी की कोई जगह नहीं है, नैतिकता की कोई जगह नहीं है। जो धन बल वाला व्यक्ति होता है वही व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इट लीड्स टू डिले। ये कोई भी नीति निर्माण कानून में देरी कर सकती है। कैसे? कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नीति निर्माण से पहले पार्लियामेंट में बहस होता है, बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाया जाता है, फिर बिल पर बहस होता है, पक्ष विपक्ष के लोग बहस करते हैं। बहस होने के बाद बिल पारित होता है। बिल पारित होने के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपने पास रोक भी सकता है। भारत में एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट के रोक भी सकता है, कोई टाइम बाउंडेशन है नहीं। तो इससे क्या होता है कि कानून बनाने में देरी भी हो सकता है। और दूसरी बात कि निर्णय लोगों के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है कि अगर ये कानून बनाते हैं, ये कोई भी निर्णय लेते हैं, अगर इससे अगर जनता खुश नहीं होगी तो फिर इससे क्या होगा, हम अगले जो पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी हम अगले चुनाव में हार जाएंगे। तो क्या होता है कि डिसीजन बहुत देरी हो जाती है, इसमें विलम्ब हो जाते हैं। दूसरा, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो हो सकता है कि जनता के हित में सही निर्णय नहीं मिले। ठीक, ये तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा वो लोग जनता के हित में ही लें निर्णय। ठीक है, बैड डिसीजन। जैसे मैं एक अभी एग्जांपल देता हूँ कि अभी फॉर्म बिल आया था, किसान से रिलेटेड जो बिल आया था, 3 कानून आए थे, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, सरकार ने पास कर दिया उसको, लेकिन किसानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया उसके विरुद्ध। तो अंततः क्या करना पड़ा, सरकार को वह कानून वापस लेना पड़ा, बिल वापस लेना पड़ा। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल फिट होता है ना कि लोगों के हित में नहीं था वो। ठीक है, लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी में जो चुनाव होते हैं बहुत खर्चीले होते हैं, महंगे होते हैं, और सबकी बस की बात होती नहीं है। आम आदमी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। कहने का डेमोक्रेसी होता है कि कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना खर्चीला होता है। और जब खर्चीला इतना है तो जाहिर सी बात है करप्शन बढ़ेगा। आखिर जो प्रतिनिधि इतना पैसा खर्चा करके चुनाव में भाग ले रहा है तो उसका एक दिमाग को बैठा रहेगा कि मैं
इतना खर्चा किया हूँ तो मुझे प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। कोई भी एक तरह से बिजनेस ही है ना, कोई व्यक्ति अगर चाहेगा कि हम ये बिजनेस करें तो उसका प्रॉफिट ना हो तो फिर फायदा क्या। तो ये जो होता है ये करप्शन को बढ़ावा भी देता है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि बोले डेमोक्रेसी के कुछ डिमेरिट्स जरूर हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा ही है, ठीक है। क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी बात है कि राइट्स देता है, लोग इसमें बोल सकते हैं, अपने बात विचारों को रख सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी स्थान में रह सकते हैं। ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है मीडिया को, वो मीडिया यहाँ पर फ्रीडम होता है। मीडिया किसी का भी आलोचना कर सकती है, सरकार का, जो सरकार में नहीं होने का भी आलोचना कर सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मीडिया को स्वतंत्रता है, और मीडिया का जहाँ स्वतंत्रता होता है वहाँ माना जाता है कि लोगों का स्थिति अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन वह होता है नहीं। क्या, क्योंकि मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि सरकार क्या कर रही है। मीडिया के माध्यम से ये भी पता चलता है कि लोगों की स्थिति कैसी है इस सरकार में, कहाँ गरीबी है, कहाँ भूखमरी है, ठीक है। तो ये सब डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी जहाँ है गरीबी खत्म है, डेमोक्रेसी जहाँ पर है सब लोग सुख चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट की तुलना में एक हद तक सही भी है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।